हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटी के बारे में, विच इज डायरेक्ट टैक्स। मैंने कौन से लेक्चर्स लिए थे, कब खत्म किए, कैसे लेक्चर्स को देखा, कैसे लेक्चर्स को देखना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है लेक्चर्स लेने का, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैंने कितने रिविजन्स किए थे, मेरा टाइमलाइन ऑफ रिविजन कितना था, मैंने इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, क्यों दिया था, आपको कितना टाइम देना चाहिए इस सब्जेक्ट को, कितने मॉक टेस्ट दिए थे, 15 मिनट की कैसे प्लानिंग करी थी, 3 आवर्स की कैसे प्लानिंग करी थी, मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे। मैं आपको एक एक रिसोर्सेज खोल के बताने वाला हूँ कि रिसोर्सेज को यूज कैसे करते हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर चीजें जिनको हमको मार्क करना पड़ता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं कुछ बोनस पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, जो मैंने आईसीए के एग्जाम के 1 घंटे पहले देखने के लिए रखे थे। 3 मॉक टेस्ट मैंने दी थी हर सब्जेक्ट की। तो उसके बाद जो आपका ओवरव्यू होता है कि अच्छा इस मॉक टेस्ट में इस सब्जेक्ट में आपको पर्टिकुलरली ये चीजें ध्यान रखनी है, तो वो सारे मैंने सब्जेक्ट वाइज एक अपने नोट्स में लिख के रखे थे। तो हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं वो बोनस पॉइंट्स आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में कभी भी। तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूर ना भूले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेक्चर्स के बारे में। अपने सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स विद्यासागर इंस्टीट्यूट जयपुर से लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट के लेक्चर्स उनसे लिए थे, तो मुझे उनका गाइडेंस और जो मॉक टेस्ट वाला था वो मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा था। लेक्चर्स वाला पार्ट ठीक है, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो अगर मैं लेक्चर्स पर्टिकुलरली डीटी के लेक्चर्स की बात करूँ तो मैंने बहुत बेकार तरीके से वो लेक्चर देखे। मतलब ट्रेन में आते जाते, हॉस्टल में खाना खाते खाते, कुछ भी, मतलब कहीं पे भी मैंने मोबाइल में थे वो लेक्चर्स मेरे। 3 की स्पीड पे मैं मोबाइल में देखता था। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। बिंज वॉच जिसको बोलते हैं ना, जब वेब सीरीज को बिंज वॉच करते हैं, वैसे मैंने बिंज वॉच करके डीटी के लेक्चर्स जो थे वो कंप्लीट किए थे। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ स्टडी जो है बहुत जल्दी करनी थी। मैं बहुत लेट हो गया था। मैंने बहुत अपना टाइम एंजॉय करने में लगा दिया था। मुंबई था, ठीक है, वो सब था, तो उसकी वजह से मैं बहुत पीछे हो गया था अपने टारगेट से। तो मुझे अपना सेल्फ स्टडी था वो बहुत जल्दी शुरू करना था, क्योंकि मुझे पता था सेल्फ स्टडी से सब कुछ होता है, लेक्चर से इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो मैंने लेक्चर्स वैसे 3 की स्पीड में निपटाता गया। इसमें मैंने कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कोई एकदम अंडरस्टैंडिंग वाला कि भाई क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग, वो सब मैंने कुछ नहीं किया था। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में डाल लो कि लेक्चर्स आर गुड फॉर नथिंग। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने वीएसआई से लेक्चर लिए थे, बट आप ठीक ऐसा बोल सकते हैं यार कि डीटी हम लास्ट में लेते हैं, लेटेस्ट होता है हमारा, थोड़ा दिमाग में रहता है। आई गेट दैट पॉइंट ऑफ योर्स। लेकिन उस थोड़े से दिमाग में रहने के लिए जितना टाइम आप लगाते हो, डीटी को देते हो, उतना टाइम जो आप दे रहे हो डीटी को, अगर उसमें से आधा टाइम भी आप सेल्फ स्टडी कर लो तो निहाल हो जाओगे। मतलब आप जंग जीत जाओगे सीए फाइनल की। मैं कहना चाहूँगा कि डीटी में एवरेज अगर आप मान के चलो 300 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, उसमें से अगर आपने 150 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली, 150 घंटे मतलब पता है आपको कितना होता है? अगर 10 का एवरेज भी मान के चलो पर डे अगर आप पढ़ते हो 10 घंटे के हिसाब से, वेरी प्रोडक्टिव डेज, तो आपका 15 दिन होता है वो। 15 दिन अगर आपने डीटी के लेक्चर्स किए कंपेयर टू 15 दिन अगर आपने डीटी के सेल्फ स्टडी की, रिजल्ट आपके सामने, आपको भी पता है कि विच वन वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि लेक्चर्स ठीक है निपटा दो जैसे तैसे। डीटी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ इंपॉर्टेंट, जो मुझे आगे जाके जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बैकलॉग में आ गया था डीटी के। तो लेक्चर्स का इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता। 400 और 500 घंटे के लेक्चर्स आप लेते हो, 300 350 के भी लेते हो, बड़े भी ले रहे हो तो ले रहे हो, लेकिन उसको आपको बहुत अच्छे से, बहुत समझ के, सब कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। एज पर मी, वॉट द बेसिक थिंग, जो थिंग आपको जाके हेल्प करेगी आगे जाके, क्योंकि अगर आप आगे जाके लेक्चर्स खोलो, मतलब जो भी आपके कॉन्सेप्ट नोट्स है वो भी खोलोगे, तो आपको कुछ याद नहीं आने वाला कि यार आपने लेक्चर में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। सो द बेस्ट थिंग दैट आई कैन सजेस्ट यू इज, आप लेक्चर्स के साथ साथ एक चीज़ कर सकते हो, वो है क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करना। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, आपने एक लेक्चर देखा, एक चैप्टर के सारे लेक्चर देख लिए, एंड देन यू स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस आपके लेक्चर्स के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट नोट्स के बेसिस पे सॉल्व हो जा रहे हैं, उनको तो काट दो, उनको आपको कभी देखना ही नहीं है जीवन में। और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जो थोड़े ट्रिकी हो रहे हैं, उनके कुछ 1-2 पॉइंट है, उनको टिक कर लो, वो आपको बाद में देखने। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आफ्टर व्हेन यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी। कॉन्सेप्ट नोट्स मेरे ख्याल से हर एक टीचर देता ही आजकल, अगर नहीं देता, अगर वो बनवाता है तो खुद भी लिख लो। वो एक चीज़ हेल्प करेगी, और दूसरा हेल्प करेगा आपका जो आपने क्वेश्चन फिल्टर आउट किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिसोर्सेज दैट आई हैव यूज फॉर डीटी। तो ये कुछ बुक्स है हमें जो वीएसआई ने दी थी डायरेक्ट टैक्स की, जो मैंने ऑब्वियसली बिल्कुल भी खोल के नहीं देखी, एकदम नई की नई बुक्स है। आप ले जाना चाहो तो ले जाओ, लेकिन ठीक है अमेंडमेंट्स आ गए होंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ। सेकंड जो रिसोर्सेज मैंने लिए थे वो था आईसीए मॉड्यूल। ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है कि मैंने अपने सेकंड रिवीजन तक
सेकेंड रिवीजन तक मतलब यू कैन से जून जुलाई तक मैंने सिर्फ ICI मॉड्यूल करी थी DT में। सो मैं ICI मॉड्यूल का एकदम फॉर्म बिलीवर हूँ। FRSFM मैंने ICI मॉड्यूल नहीं करी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट नोट्स, क्योंकि FRSFM में इतने ज़्यादा मतलब बहुत फैला हुआ है वो FRSFM, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, मतलब उनके जो चैप्टर में जो थियरी है ना उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ नहीं है, या फिर समझाया हुआ तो बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने उसमें FRSFM में कॉन्सेप्ट नोट्स रेफर किए थे। DT में एंड IDT में, ठीक है अभी DT की बात करते हैं, तो DT में मैंने ICI मॉड्यूल करा था पहली बार। जब मैं 15 दिन अपने दे रहा था मॉक टेस्ट के लिए, तब मैंने पहली बार ICI मॉड्यूल करा था। जब मैंने सेकंड मॉक टेस्ट दे रहा था तब भी मैंने ICI मॉड्यूल करा था। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे किया था। बहुत लोग बोलते हैं ICI मॉड्यूल कैसे कर लेते हो यार, DT में इतनी बड़ी ICI मॉड्यूल है, कैसे होती है DT में ICI मॉड्यूल। मैं आपको बताता हूँ। सो दिस वॉज, मतलब ठीक है, मैंने कोई रैंडम पेज खोला, रैंडम पेज खोल के मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर आपको दिख रहा हूँ, मैंने ना मैं पेंसिल से करता था। मेरे पास इतना वो नहीं हो, मैं इतना क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ कि मैं हाइलाइटर यूज़ करूँ। आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर लेता था, टिक कर लेता था। अगर अंडरलाइन मतलब पूरा पैराग्राफ ही मुझे पढ़ना है वापस, तो मैं टिक ही कर लेता था, अंडरलाइन कितना ही करूँगा। तो मैं बेसिकली ये चीज़ें फिल्टर आउट करता था कि भाई इसमें मेरे को कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, कौन सी चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए वापस से। तो वो सारी चीज़ें मैं अंडरलाइन करके फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन करने बैठता था तो मैं वही सारी चीज़ें जो मैंने टिक की हुई है उसको भी थोड़ा बहुत फिल्टर आउट करने की कोशिश करता था कि एक और अगर मैं और चीज़ काट पाऊँ तो। लेकिन मैं लिखता नहीं था कुछ भी। अगर आप देखोगे तो मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखता था अपने हिसाब से। मैं इनका जो लैंग्वेज है वही पढ़ता था और वही बार बार पढ़ता था। और उसमें बस मैं ना ये देखो कि अब बहुत छोटा छोटा मैं मार्क करता था। यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स मार्क कर दिए, यहाँ पे 4 वर्ड्स मार्क कर दिए। तो अब मैं अगली बार जब पढ़ूंगा तो मैं वो सिर्फ 3-4 वर्ड्स ही पढ़ूंगा। ऐसे करके मैंने पूरी बुक, यहाँ पे ये बहुत सारा काटा हुआ है, ऐसे करके मैंने ये चारों मॉड्यूल ICI की, ये मॉड्यूल ये हमें मिली थी कि हमारा जब वो चेंज हो गया था, क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर, ये मैंने सेम वैसे ही करके रखा है। मतलब मैंने पूरा पढ़ा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पूरी ICI की मॉड्यूल पढ़ी है। ये भी पता नहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये देखो ये यहाँ पे मार्क कर रखा है मैंने पूरी कितने मॉड्यूल है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मतलब ये पाँचवा ये सप्लीमेंट्री। तो मैंने पाँचों की पाँचों मॉड्यूल पढ़ी है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये सब किया हुआ है। ये ऊपर मैंने लिख दिया, ये मैंने नोट्स से लिखा था किसी से। सो मैं अब बताता हूँ क्या हुआ था। सो बेसिकली द थिंग वॉज कि जब मैंने 15 दिन में किया DT, मेरे से मोस्टली शायद मेरा A कैटेगरी हुआ था, ठीक है, DT का मेरा A कैटेगरी हुआ था मेरे 15 दिन में, ठीक है। देन देयर वाज अ टाइम, 1 महीने का गैप मिला था मुझे VSI में। सेकंड मॉक टेस्ट, मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट खत्म हो गया, उनका सेकंड मॉक टेस्ट थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो मेरा 1 महीने का मुझे गैप मिला था जिसमें मैंने DT एज अ सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। तो DT को मैंने वापस से मॉड्यूल से किया था। फिर जब सेकंड मॉक टेस्ट आई ना, उसमें 5 दिन का टाइम था हमारे पास। ऑब्वियसली मेरे जो स्टडी लीव था वो टाइम चल रहा था, तब मेरे पास पूरा टाइम था, लेकिन मेरे पास 5 दिन का टाइम था। उस टाइम करते टाइम मुझे पता चल गया था, मुझे ये एहसास हो गया था कि भाई मैं 1.5 दिन में इतनी बुक्स नहीं पढ़ सकता। मैं 1.5 दिन में इतनी बुक्स नहीं पढ़ सकता था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर मुझे समझ में आया कि भाई कॉन्सेप्ट नोट्स तो चाहिए अपने को। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स उठाए अतुल अग्रवाल के। मैंने अब इसमें दिक्कत, ठीक है, इसमें दिक्कत है कि नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ठीक है कह सकते हैं यार, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट नोट्स हैं एंड छोटे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो काटी हुई है। तो मैंने क्या किया, ये ICI मॉड्यूल को और अतुल अग्रवाल के कॉन्सेप्ट नोट्स को एग्जॉस्टिव बना लिया। FRSFM में मैंने VSI के नोट्स प्लस अजय अग्रवाल के नोट्स को एग्जॉस्टिव बना लिया था। DT IDT में मैंने ICI मॉड्यूल प्लस अतुल अग्रवाल के नोट्स को एग्जॉस्टिव बना लिया। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें थी लेकिन नोट्स में नहीं थी, तो मैंने सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं करी, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रही थी, जो हो सकता था मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, वो मैंने सारी यहाँ पे लिखने की कोशिश करी थी, इसमें ही लिखने की कोशिश करी थी। अब कुछ जो थी, जो बड़ी चीज़ें थी, वो मैंने पेज नंबर वाइज मार्क करने की कोशिश करी थी। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है कि मुझे ICI मॉड्यूल का कौन सा पेज नंबर यहाँ पे रेफ़र करना है। ये ऊपर वाला पढ़ने के बाद यहाँ पे मुझे वो पेज नंबर रेफ़र करना है, फिर नीचे वाला पढ़ना है। इसमें भी कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि अच्छी है वो मैंने मार्क करी थी, और कुछ जो मुझे, जैसे एग्जाम्पल्स उन्होंने बहुत सारे दिए थे, तो एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है ना एग्जाम्पल, तो मैंने काट दिया था। तो ऐसे कुछ चीज़ें मैंने काटी हुई थी। सो ये ऐसे करके मैंने उनका जो कॉन्सेप्ट नोट्स था वो फॉलो किया था। फिर एक बार लास्ट में मैंने सारे जो भी पेज नंबर मैंने मार्क करके रखे थे, ऐसे मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी यार इन दोनों को एग्जॉस्टिव बनाने में मैंने। एंड शायद इसी वजह से मेरे जो पर्सनल हाईएस्ट है DT में वो 80 आया है मुझे। मतलब सारे सब्जेक्ट्स में मेरे हाईएस्ट है 80, ठीक है, तो DT में।
तो इसमें मैंने क्या किया था, ये आईसीआई का पेज नंबर है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो मुझे, सॉरी ये वीएसआई वाली, ये सॉरी ये इनके नोट्स का पेज नंबर है, अतुल अग्रवाल के नोट्स का पेज नंबर है, और वहाँ पे कौन सा आईसीआई मॉड्यूल मुझे रेफर करना है, कौन सा आईसीआई मॉड्यूल का पेज नंबर रेफर करना है। क्योंकि बहुत कम्बरसम हो गया था वो कि मैंने बार बार मैं ऐसे थोड़ी करूँगा, मैंने 2 लाइन पढ़ी फिर अच्छा पेज नंबर रेफर करना है तो इसमें से देखा, तो वो मैं नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, एक बार मैं पूरा नोट्स पढ़ लूँगा अतुल अग्रवाल के, फिर एक साथ ही मैं सारे ये जो पेज नंबर मैंने लिख के रखे वो एक साथ ही इसी बुक से पढ़ लूँगा। सो वो ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहा, तो मैंने वो किया था। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी यार मैंने सेकंड रिवीजन में, ये करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी जब मैंने ये दोनों को एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश करी थी। फिर और अगर मैं अपने रिसोर्सेज की बात करूँ तो इसमें मैंने यश खंडेलवाल सर के भी बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए थे। उनका मैंने क्वेश्चन बैंक पूरा यूज़ किया था, उनका क्वेश्चन बैंक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली, हाँ एक और चीज़ है इसमें आप ध्यान रखना कि मैंने क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट यूज़ नहीं किया था। मैंने पहले आईसीआई के जितने क्वेश्चन से, इलस्ट्रेशन से, एग्जाम्पल्स थे वो सारे किए थे। जब मेरा पूरा 100% नहीं बोलेंगे, डीटी में 100% कवर करना है इज़ इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा टाइम हो तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ने के बाद जो मुझे पता था कि यार मैं कर ही नहीं सकता जीवन में, जैसे BPS ये सब छोड़ना, इन द सेंस ये नोट से कर लिया लेकिन आईसीआई मॉड्यूल से नहीं किया क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, बहुत टाइम पास थियरी था। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स छोड़ने के बाद जब मुझे पता था कि हाँ अब इससे ज़्यादा तो मैं कभी करूँगा ही नहीं, उसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक उठाई थी, क्या बोलते हैं अपने यश खंडेलवाल सर की। इसमें मैंने कुछ टिक करके रखा होगा जो मुझे क्वेश्चन देखना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे देखना है, तो ऐसे मैंने टिक करके रखे थे हर एक क्वेश्चन को। डीटी में मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए थे, मैं आपको एक एक करके अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, लेकिन बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज मुझे मिले इन टर्म्स ऑफ कि मैंने रोहित चिप्पड़ के LDR, अपना हेमंत सोमानी के भी LDR था शायद इसमें, वो भी मैंने यूज़ किया था। यश खंडेलवाल सर के खुद के बहुत सारे LDR है, उन्होंने बहुत सारे ट्रिकी पॉइंट्स, MCQ के ट्रिकी पॉइंट्स, केस सिनेरियो के ट्रिकी पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे ट्रिकी पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो मैंने यूज़ किए थे। ये लास्ट डे रिवीजन नोट्स है रोहित चिप्पड़ के, ये लास्ट डे रिवीजन नोट्स है, MCQ नोट्स है। तो जहाँ से मुझे जो भी मिल गया डीटी के लिए मैंने सारा ले लिया। MCQs क्योंकि पर्टिकुलरली MCQs के लिए, क्योंकि MCQs में मुझे हेल्प मिल जाए। लास्ट में सारे केस लॉज की फाइल, केस लॉज का PDF मैंने अटैच करके रखा है कि भाई आईसीआई ने जो नए केस लॉज निकाले थे उसका PDF मैंने अटैच करके रखा है। ये यश खंडेलवाल सर का पेनल्टीज़ वाला है, उनका पेनल्टीज़ का बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आप देखना चाहो, अगर आपने नहीं देखा हो तो पेनल्टीज़, अगर आपको डीटी में समझ में नहीं आ रही हो तो डीटीज़ का उन्होंने पेनल्टी बहुत अच्छे से लिंक करा के बता रखा है कि भाई ये वाला सेक्शन ऐसे ऐसे करके, तो वो मैंने उनके नोट्स रेफ़र किए थे। एक बार बीच में मैंने ऐसे भी किया था कि मैंने यश खंडेलवाल सर और अतुल अग्रवाल के नोट्स, मतलब अतुल अग्रवाल के नोट्स मैंने पहले रेफर कर लिए, फिर यश खंडेलवाल सर के नोट्स ऊपर से स्कीम कर लिए थे कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर लूँ। मैंने बहुत मेहनत करी है डीटी में, मुझे अभी पता चल रहा है अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये किया था। बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली मैंने डीटी में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड उसका रिजल्ट मुझे मिला है फॉर्चुनेटली। ये अपने केस सिनेरियोज जो होते हैं डीटी के, ये सब जो भी मैं, ये वाली बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक तो ये क्वेश्चन बैंक वाली, प्लस ये जो मैं केस सिनेरियोज, MCQs, ट्रिकी पॉइंट्स से बता रहा हूँ, ये सब मैंने लास्ट में किया है। ये सब मैंने स्टार्टिंग से करना शुरू नहीं किया। स्टार्टिंग से करता तो मेरे को पता था कि भाई ना तो ये होता ढंग से और ये होता तो फिर मज़ा ही नहीं आता ना, मतलब ये तो सिर्फ पॉइंट्स है, बेसिकली दीज आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो ठीक है आपको पता हो तो गुड टू नो कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया मतलब इसके नहीं आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पहले मैंने इस पर ही फोकस किया एंड देन फिर मैं इस पर शिफ्ट हुआ। एक और रिसोर्स है जिसके बारे में आपको बताना भूल गया मैं, एक और रिसोर्स है गाइस, आरिश खान के क्वेश्चन बैंक, इनके लिए स्पेशल मेंशन क्योंकि ये मुझे थोड़ा अपना मनी वेस्ट लगा। ठीक है, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट आई वॉन्ट टू से दिस बिकॉज मुझे अपना वैल्यू बिल्कुल नहीं मिला ये इस क्वेश्चन बैंक से। सो बेसिकली इन्होंने किया गया है ना, ऑब्वियसली इट्स नॉट पेड बाय एनीवन, ये वीडियो किसी ने पे नहीं किया, ये मैं अपने मन से जो जो बोलना है बोल सकता हूँ। सो ये उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने चैप्टर वाइज दिया अपने को क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्टली सारे आईसीआई क्वेश्चन है, मोस्टली सारे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस है। एक दो क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत कहीं पुराने ले रखे होंगे, वो है, ठीक है। एंड लास्ट में इन्होंने क्या किया है, लास्ट में इन्होंने सारे जो अपने पास्ट ईयर RTP MTP ये है ना उसको कंपाइल करके दे दिया। लास्ट में सारे पास्ट RTP MTP मतलब ऐसे चैप्टर वाइज बाइफरकेट नहीं किया, कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी है। अब मैं एज अ स्टूडेंट मेरे क्या वैल्यू इसमें, मतलब मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी इससे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन इन्होंने आईसीआई मॉड्यूल के थे वो दे दिए, तो मैं चैप्टर वाइज आईसीआई मॉड्यूल से देख लेता। दूसरा इन्होंने जो कंपाइल करके दिया भाई ये तो मैं खुद डाउनलोड करके कंपाइल कर लेता, मैं इसका क्या करूँ। अगर अभी इन्होंने चेंज कर दिया मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर स्निपेट से एक कॉपी पड़ी हुई है मैं आपको, ठीक है, मैंने आपको दिखाई दिया है क्या कैसे किया है इन्होंने।
आपको अगर इसका कुछ लॉजिक लगता है तो आप मुझे बताओ। मैंने उनको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे उसी टाइम जब मैंने देखा था कि ये ऐसा है। तो उन्होंने कुछ बोला था कि आपको जब ICAI एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको ऐसे थोड़ी चैप्टर वाइज बाइफरकेट करके मिलेगा, आपको सारा एक ही साथ मिलेगा ना। तो इसलिए मैंने सारा आपका क्वेश्चन पेपर जो आपके MTP RTP थे वो सारे एक ही साथ दे दिया आपको, पीछे कंपाइल करके, चैप्टर वाइज नहीं दिया। ये तो मैं ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद ही कर लेता, मुझे ये क्वेश्चन बैंक ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मुझे क्यों क्वेश्चन बैंक करने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने सारे ICAI मॉड्यूल कर लिए थे, तो मुझे एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन चाहिए थे जो पास्ट RTP MTP में क्वेश्चंस हैं, और वो भी चैप्टर वाइज, ताकि मैं चैप्टर के साथ वो कर सकूं। प्लस मुझे रिपीटेटिव क्वेश्चन ना करना पड़े, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल जो RTP MTP इन्होंने लगाई है, अगर मैं इंडिविजुअल RTP MTP देखने जाऊँगा तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्वियसली हर RTP MTP में वो नए क्वेश्चंस नहीं निकालते हैं, तो वो मुझे नहीं देखना था। इसलिए मैंने यश खंडेलवाल की जो उन्होंने अलग से उन्होंने दो सेक्शन बांट के रखे, एक ICAI मॉड्यूल का अलग से और एक RTP MTP का अलग से। तो मैंने वो RTP MTP वाला सेक्शन हर चैप्टर का रेफर किया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार तूने लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे, तो तूने पढ़ के कॉन्सेप्ट्स कैसे समझा। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। द थिंग इज़ मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा आपको कि आप पहले कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ो, आप उसको खुद समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो। तो मैंने ऐसा ही किया था। बेसिकली अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो मैंने DT के लिए सारे चैप्टर्स के एक बार रिवीजन वीडियोस देखे ही थे, क्योंकि DT मेरे बिल्कुल दिमाग में पड़ ही नहीं रहा था। तो जब वो मेरे को 1 महीने का टाइम स्लॉट मिला था उसमें मैंने यही किया था कि मैंने DT के एक मैंने यश खंडेलवाल के सारे रिवीजन वीडियोज़ देखे थे हर एक चैप्टर के DT के लिए, और एक मैंने अतुल अग्रवाल के, क्योंकि मैं उनके नोट्स फॉलो कर रहा था, तो उनके सारे रिवीजन वीडियोज़ देखे थे मैंने DT के। ये 2 के देखे थे ताकि थोड़ा एग्जॉस्टिव हो जाए, किसी ने कुछ कवर नहीं किया तो दूसरा कर ले, किसी ने कुछ कवर नहीं किया तो तीसरा कर ले। सो बेसिकली ऐसे मैंने 2 बार रिवीजन वीडियोस देखे थे DT के। नाउ मैं इसमें एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैंने अपने पढ़ने वाले टाइम पे रिवीजन वीडियोस नहीं देखे थे, मैंने ऑब्वियसली 2-2 की स्पीड पे देखे थे, और वो भी जब मैं खाना खा रहा हूँ, जब मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जब मेरे को नींद नहीं आ रही, मतलब जो भी है, नॉट द प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ माई स्टडी, उस टाइम मैंने नहीं देखे थे रिवीजन वीडियोस। तो ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप रिवीजन वीडियोस देखना भी चाह रहे हैं तो उस टाइम मत देखें जब आपको पढ़ने की, मतलब जब आपके प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी के, जब आपका नहीं पढ़ना हो, जब आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा हो, तब वो रिवीजन वीडियोस देखो, तब ज़्यादा आपका इफेक्टिवनेस बढ़ेगी आपकी। एंड DT ऐसे सब्जेक्ट में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस ना करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करें। आपके जो कॉन्सेप्ट नोट्स है, जो आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं, वो याद करने में, वो समझने में ज़्यादा फोकस करें, इन क्वेश्चंस करने में ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि ICAI ऑब्वियसली DT में क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं। नवंबर 23 में थोड़े बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, वो कोई और क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं करते तो भी आपसे वो क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे वो। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन बैंक से करने की जरूरत नहीं है, आप ICAI मॉड्यूल कर लोगे, बहुत इनफ है। आप क्वेश्चंस, आप कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज़्यादा फोकस करें। कि आप क्या करो, आपने लेक्चर देखा, ठीक है, लेक्चर के साथ साथ आपने क्वेश्चंस फिल्टर आउट कर दिया। नाउ यू स्टार्टेड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कब करनी है? जब आपके सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हो जाए। डोंट ब्रेक योर सेल्फ स्टडी बिटवीन योर लेक्चर्स। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट सारे लेक्चर कर लिए, फिर आपने एक बार सेल्फ स्टडी कर ली, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर किए। ऐसा करोगे आप भूल जाओगे सेल्फ स्टडी जो आपने करी थी, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा वापस से। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको हल्का सा मार्क दिखेगा पेंसिल का, एंड यहाँ पे मैंने रबर से मिटाया हुआ है। तो आपको हर एक रिवीजन में आपको क्वेश्चन फिल्टर आउट करने हैं। मतलब मैंने ना पहले इसको मार्क करके रखा होगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन में आया तब मैंने देखा अच्छा ये तो मुझसे अब हो रहा है, तो अब उसको काट दो। सो बेसिकली द आइडिया इज हर एक रिवीजन में आपको अपने क्वेश्चंस जो है वो कम करते जाने हैं। सो लास्ट तक आपके पास बहुत कम क्वेश्चन बचने चाहिए जो आपको रिवाइज करने हैं। अगर आप देखोगे, ये मैं आपको अपनी बुक से दिखा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं आपको सिर्फ ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 11.56 दिखेगा। मतलब बेसिकली मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन हो जाने के बाद नेक्स्ट कौन से पेज पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है जो मुझे करना है। सो बेसिकली मेरे को ऐसे क्वेश्चन पलटा के देखने की जरूरत नहीं, अच्छा इस पेज पे कोई क्वेश्चन है कि नहीं जो मैंने मार्क किया है। आपने डायरेक्ट पहले वाले पेज पे रेफरेंस लिख दिया कि आपको नेक्स्ट पेज कौन सा क्वेश्चन जो है वो देखना है। ये मैंने इंटर में भी फॉलो किया था, मैंने इधर भी फॉलो किया, इससे आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है। एंड पेंसिल से ही करना, पेन से मत करना, क्योंकि बाद में आपको क्या पता वो क्वेश्चन काटना पड़ जाए, तो फिर पेन से काटोगे तो बहुत गलत, अच्छा नहीं लगेगा। पेंसिल से टिक करो और पेंसिल से ही उसको रब कर दो ताकि आपको अच्छे से नीट दिखे थोड़ी बुक्स। क्वेश्चंस आप कितने भी कर लो, मैं बोल रहा हूँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन बैंक तो लो ही मत। अगर आपने लेक्चर्स के टाइम क्वेश्चन फिल्टर आउट किए थे क्वेश्चन बैंक में से तो लो, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन फिल्टर आउट है तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे वो। लेकिन डायरेक्टली जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो तो पहली बार आप क्वेश्चन बैंक बिल्कुल मत उठाओ, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ICAI
क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, और अगर क्वेश्चंस रिपीट करता है तो वो ICI मॉड्यूल में से करता है। अगर वो गलती से कोई पुराना क्वेश्चन RTP MTP का रिपीट कर दे तो वो 2-3% चांसेस होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, जिसको हम छोड़ सकते हैं। उसके लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये आपको दिमाग में बात डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक आप कितने ही कर लो, कोई मतलब नहीं है भाई। CA फाइनल इज समंदर, उसको अगर आपको 1.5 दिन में कवर करना है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं आ सकता है, इसको टिक रहने देता हूँ, मेरे को आ गया तो ठीक है इसको टिक रहने देता हूँ, ऐसे नहीं। आपको क्वेश्चंस काटने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया कि मैंने एक क्वेश्चन पहले टिक किया हुआ था, फिर उसको रब कर दिया क्योंकि अब मेरे को नहीं चाहिए वो क्वेश्चन। तो आपको मॉक टेस्ट कैसे प्लान करने हैं DT के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको 15 दिन देना है सबसे पहला सेल्फ स्टडी के लिए DT का। 15 दिन में व्हाट यू हैव टू डू इज द सेम थिंग। कॉन्सेप्ट पढ़ो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो रिवीजन वीडियो देख लो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लिया, उसको थोड़ा दिमाग में याद रखने की कोशिश करो और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नोट्स के बेसिस पे सॉल्व हो रहे हैं उनको काट दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नोट्स तो आप बेसिकली एग्जाम से पहले पढ़ के ही जाओगे ना। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लिए मतलब वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, तो उसको काट दो। अब आपको जीवन में कभी नहीं देखना है वो क्वेश्चन, ये दिमाग में बैठा लो। दोस्तों से उनसे मैं बात करता रहता हूँ तो वो यार उनके दिमाग में कंफ्यूजन चलती रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता यार क्वेश्चन काटूं कि नहीं काटूं। फिर बाद में वो कुछ तो ऐसे होते वो बाद में वो क्वेश्चन कर भी लेते जो उन्होंने काटे हुए होते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तेरे को कुछ नया मिला, कुछ नया सीखने को मिला कि क्वेश्चन ऐसा था जो तूने पहले काट लिया था लेकिन अब टिक करना पड़ा। तो बोलते 1% या फिर 0.1% ऐसे क्वेश्चन है। तो मैं उनको यही मतलब अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने जो मेहनत करी वापस से सारे काटे हुए क्वेश्चंस करने के, उसकी जगह अगर आप सिर्फ काटे हुए क्वेश्चंस वापस करते तो आपको क्या लगता है आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी किस में ज़्यादा होती? ऑब्वियसली जो अगर आपने नहीं काटे हुए क्वेश्चंस अगर आप करते तो, क्योंकि वो आपको याद रह गया अब, और जो याद रह गया वो रह गया, वो एग्जाम में भी आपको याद आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस तो रखो यार खुद पे, ठीक है। एंड ये मैंने फॉलो किया था तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता ही है, याद रहता ही है। एंड दूसरा इसमें आपको सॉल्विंग वाला मैं थोड़ा आपको कम प्रेफर करूँगा। मैं बोलूँगा आप मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, 3-4 मॉक टेस्ट दो, लेकिन सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन देखना वुड नॉट बी दैट एफिशिएंट और इफेक्टिव मेरे ख्याल से। ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन करो सॉल्व करके, हर एक चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन। चलो आपने बोला हाँ ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करके कर लेते हैं। बाकी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और टाइम बचाना है तो आप ऑडिट कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सोचा हाँ कि इसका एडजस्टमेंट यहाँ होना चाहिए, इसका एडजस्टमेंट यहाँ होना चाहिए, और देख लिया कि भाई एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उसको टिक कर लिया। सिंपल एज दैट। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट किस लिए? मॉक टेस्ट इसी के लिए, और मॉक टेस्ट लो। ICI एग्जाम को मॉक टेस्ट मत कंसिडर करो, मॉक टेस्ट लो। आपको कैसे प्लान करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सो 15 दिन का आपने सपोज पहला सेल्फ स्टडी किया। सो नाउ अब आपको ना ये दिमाग में रखना है कि आपको हर टाइम क्वेश्चन फिल्टर आउट करने हैं, तभी आपका वो सिलेबस कम होगा, तभी आपका वो सिमटेगा। मतलब जब हमने क्वेश्चन फिल्टर आउट किया तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप 15 दिन के लिए पढ़ रहे हो ना, तो नेक्स्ट रिविजन के लिए उसका आधा कर दो, तो 7.5 8 कर लो, चलो, या तो 7 कर लो आपके हिसाब से। तो फिर 15 दिन पे एक मॉक टेस्ट दे दो, पहली स्टडी के बाद भी मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आपके दिमाग में प्रेशर बना रहे। यहीं पे बच्चे ना गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि यार 15 दिन है, आराम से DTA हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब पता है 15 दिन हो जाते हैं तब लगता है नहीं चलो 20 दिन ले लेते, 20 दिन ले लेते, ठीक है 20 दिन में DT पूरा खत्म करके जाएंगे, पूरा खत्म कर देंगे। फिर 20 दिन हो जाते हैं तो लगता है थोड़ा सा बाकी, 1-2 दिन ले लेते हैं, 1-2 दिन और ले लेते हैं। सो इससे बचने के लिए ये आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। अगर आपने थोड़ा बहुत सिलेबस नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन रिवीजन इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, आपको 15 अगर आपने एक दिन लिया है तो आपको 8 दिन तो चाहिए, 7 दिन तो चाहिए। अगर आपने उसी सब्जेक्ट को करने में 20 दिन ले लिया, 25 दिन ले लिया, तो आपको उसका आधा मतलब 10 दिन 12 दिन करना होगा, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके गिवन टाइम में। ऑब्वियसली अगर पॉसिबल हो तो कर लो, लेकिन आपको एक डेडलाइन तो रखनी ही पड़ेगी। डेडलाइन के बिना आप काम नहीं कर सकते। आपको 15 दिन का डेडलाइन मॉक टेस्ट के साथ रखना होगा, ताकि आप अच्छे से भी करो। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ कवर करने के लिए आपने कुछ भी अच्छे से नहीं किया। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू, जो आप कर रहे हो वो आपको अच्छे से करना है, भले आपका कम हो। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से रीआइटरेट कर देता हूँ। अगर आपने 60-70% 4 बार कर लिया, 60-70% ऑफ द सिलेबस 4 बार कर लिया, तो भी आपकी रैंक आराम से आ सकती है। आराम से लिख के ले लो। बट वही है 60-70% वो ABC वाला, कि पहले A किया फिर B किया। अब यार बहुत सारे लोग ABC को भी गालियाँ देते हैं, वो बोलते हैं ABC वर्क नहीं करता, ABC जैसा कुछ नहीं होता, ICI ABC फॉलो ही नहीं करता। पहली बात तो अगर ऐसा है, अगर आपने देखा है कि वह C कैटेगरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, A कैटेगरी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप गलत ABC फॉलो कर रहे हो।
ठीक है। अब मैंने पर्सनली वीएसआई का एबीसी फॉलो किया था। अगर आपको किसी और का अच्छा लग रहा है आप किसी और का फॉलो कर सकते हो। आईसीए ने सेक्शन वाइज वेटेज दिया हुआ है, वो कर सकते हो। बट व्हाई आई एम सेइंग टू यू टू फॉलो एबीसी इज क्योंकि एबीसी में ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आपको सी कैटेगरी छोड़ देना है, बी कैटेगरी छोड़ देना है। मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि आपको एबीसी की प्रायोरिटी करनी है कि पहले ए करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपने 15 दिन का टारगेट रखा, अब आपने एबीसी फॉलो नहीं किया और आपने कुछ भी अपने हिसाब से जो भी चैप्टर आपको लगा, जो भी सीक्वेंस आपको लगा, आपने कर लिया। फिर आपको बाद में पता चलता है कि 15 दिन तो हो गए लेकिन आपके ए कैटेगरी के मेजर चैप्टर्स छूटे हुए। ठीक है। एंड द सिनेरियो को फ्लिप करके देखते हैं कि आपने एबीसी फॉलो किया और आपने ए और बी कैटेगरी कर दिया और आपका सी कैटेगरी छूट गया। 15 दिन में आपका ए और बी हो गया। आपको क्या लगता है कौन सा वाला ज़्यादा बेटर रहेगा? ऑब्वियसली द सेकंड सिनेरियो, राइट, जिसमें आपने ए और बी कर रखा है, आपका सी छूट गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सी को छोड़ दो, अब जाने दो। मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी ए बी फॉलो करो। नाउ सेकंड रिवीजन में देखो, सेकंड रिवीजन में आपके पास 8 दिन है। सपोज आपने ए बी कैटेगरी जो आपने पहले किया था वो आपका 5 या 6 दिन में हो गया, 2 दिन बचे, सी कैटेगरी कर लो, नहीं बचा तो चलेगा। लेकिन जो आपने पहले ही किया हुआ है वही आपको वापस रिवाइज करना है, ये आपके दिमाग में डाल लेना गाइस। मैं हर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको यही बताऊंगा, ये आपको दिमाग में डाल लेना है कि आपने जो पहले रिवाइज किया है वही आपको वापस से रिवाइज करना है। टाइम बचता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कवर करना है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार इतना सारा छूट गया, पहले वो कर लेता हूँ, फिर बाद में जो रिवाइज किया था पहले वो वापस रिवाइज कर लूंगा। एंड पता चलता है कि आपका नया करने के चक्कर में आपका नया भी अच्छे से नहीं हुआ, प्लस पुराना वाला रिवाइज भी वापस नहीं हुआ और आपकी नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डेट आ गई, उसने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करके आपने 8 दिन का 16 दिन 15 दिन बना दिया, फिर 15 दिन के बाद 8 दिन वापस रिवाइज करने के लिए चाहिए होता है जो आपके पास है ही नहीं। ऐसी गलती मत करना। तो अब वो स्पेशल पॉइंट्स जो मैंने डीटी के लिए लिख के रखे थे, जो मुझे ऐसे एग्जाम से जाके पहले देखने थे, वो ये था। सबसे पहला था प्रैक्टिकल वर्किंग नोट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी क्वेश्चन विच इंक्लूड्स कैलकुलेशन। जिस भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन है उसका आपको वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। ये मैंने एसएफए में भी आपको बोला था, एफआर में भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वर्किंग नोट्स मतलब क्या, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, बेसिकली वो वर्किंग नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। थियोरी वर्किंग नोट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ओनली क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको जो थियोरी वाले क्वेश्चन वर्किंग नोट्स होते हैं ना कि भाई एज पर दिस प्रोविजन हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बनाना है। आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको अगर किसी और क्वेश्चन के लिए बनाना है तो उसका स्पेस छोड़ दो बीच में और फिर उसको लास्ट में अगर टाइम मिले तो भर देना। मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में आपको थियोरी वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं। बाकी सारे क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्रैक्टिकल वर्किंग नोट्स बनाने हैं और थियोरी के लिए आप जगह छोड़ दो। अगर आपको लास्ट में टाइम मिलता है तो फिर वहाँ पर लिख दो, सिंपल। प्रिपेयर ओनली विद पॉइंट नॉट सेपरेटली। और ये पॉइंट्स के साथ, मतलब कुछ होता है कि वर्किंग नोट्स बाद में प्रिपेयर करें और कुछ होता है कि हम जहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं वहीं पे नीचे ब्रैकेट में डाल के लिख दे। सो आई वुड सजेस्ट कि वहीं पे नीचे ब्रैकेट में डाल के लिख दो ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इस पॉइंट के लिए ये वाला वर्किंग नोट दिया है। नहीं तो फिर अगर ऐसा हुआ कि भाई आपने बाद में वर्किंग नोट बनाया तो एग्जामिनर को कोरिलेट नहीं कर पाएगा, वो इतना पढ़ने नहीं जाएगा कि भाई आपने इसका वर्किंग नोट बनाया कि नहीं बनाया, इसका वर्किंग नोट बनाया कि नहीं बनाया। तो एग्जामिनर के लिए आपको एकदम ईजी बनाना है, जो भी हो आपके, जो भी आपका आंसर शीट है वो एग्जामिनर के लिए ईजी होनी चाहिए। सो आपको उसी एडजस्टमेंट के नीचे ही वो वर्किंग नोट छोटी सी थोड़ा सा लिख दो, बड़ा मत लिखो, थोड़ा सा लिख दो बस। तीसरा मैंने लिखा है राउंडिंग ऑफ टू 10 रुपीज ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स इज नॉट कंपलसरी, डू नॉट डू। मतलब वो होता है ना कि 10 तक आपको 10 के मल्टीपल्स में आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है अपनी टोटल इनकम और टैक्स को, तो वो कंपलसरी नहीं है, आप करो ही मत, मतलब उसमें ध्यान ही मत लगाओ। वैसा था इफ क्वेश्चन इज इन लैक्स, करोड़ या फिर थाउजेंड्स, एनीवन ऑलवेज सॉल्व इन फुल रुपीज। मतलब कोई क्वेश्चन भले रैक्स में, मतलब वो ऊपर आता है इन करोड्स, रुपीज़ इन लैक्स, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स, तो वो हमेशा आपको फुल रुपीज़ में सॉल्व करना है। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ अमाउंट है उससे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि उससे दिक्कत ये होती है ना कि क्या पता आंसर में उन्होंने फुल रुपीज़ में सॉल्व करके रखा हो, आंसर में उन्होंने लैक्स में सॉल्व करके रखा हो, तो फुल रुपीज़ वाला तो आपका मैथ हो जाएगा, एग्जामिनर उसमें मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया तो और मतलब आईसीए ने फुल रुपीज़ में दिया, आपने लैक्स में कर दिया, तो एग्जामिनर को अगर समझ में नहीं आया तो वो काट भी सकता है, मतलब ICI भाई। ठीक है। और उसके बाद है ऑलवेज लुक फॉर अप्लाइंग ऑप्शनल स्कीम। हाँ, ये बहुत 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 ज़्यादा मैं भूलता था कि मैं ना जब भी कोई भी क्वेश्चन है ना आपको ये दिमाग में रखना ही है कि आपको ऑप्शनल स्कीम देखना है, इसमें अप्लाई होगी कि नहीं होगी। मतलब 115 BAA B C D ये सारी 4 जो ऑप्शनल स्कीम है, और मैट और AMT अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है, ये बिना बोले ये लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट लिख के रखा था कि हमेशा जो भी क्वेश्चन है उसमें मैं ये चेक करूँगा कि ये ऑप्शनल स्कीम या फिर मैट AMT अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
while calculating tax payable look for adjustments such as TDS, TCS, advance relief and every question। ये भी मैं हर बार भूलता था कि जब मैं तो टैक्स निकालने के बाद मैं बस आराम से बैठ जाता था, लेकिन उसके बाद भी हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई TDS, TCS, एडवांस या रिलीफ अगर दिया है क्वेश्चन में तो हमें वो भी एडजस्ट करना है उसके बाद। फिर था इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड HEC, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4% विथ टैक्स रेट। ठीक है, मतलब अगर जब भी नॉन रेसिडेंट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको HEC ऐड करना ही है टैक्स रेट के साथ, मतलब एट 4%, और TDS में भी ये करना है, ये भी ध्यान रखना है, इसमें लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद इन 10AA वाला जो स्कीम था उसमें इन 10AA इफ इट्स proceeds realized within 6 months then take total export turnover and when it's just realized then take only realized amount। इसमें ऐसा होता था कि ये ना कभी कभी वो लोग क्या लिखते हैं कि एक्सपोर्ट टर्नओवर मेरा इतना है और हमारी जो प्रोसीड्स है वो हमने रियलाइज़ किए इतनी 6 महीने में, तो ऐसा बाद में अमेंडमेंट आया था कि 6 महीने में रियलाइज करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हम फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर ही हमारा काउंट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि हमने प्रोसीड्स इतनी रियलाइज करी है, दिस मीन्स इसका अजम्पशन ऐसा लेंगे कि भाई उन्होंने क्या बोलते हैं पूरे जीवन में इतनी प्रोसीड्स रियलाइज हुई है, हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर इतना था लेकिन उसमें से इतनी प्रोसीड्स रियलाइज हुई है पूरे जीवन में, तो हम सिर्फ फिर वो वाला अमाउंट लेंगे, फिर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे वो वाले अमाउंट पे। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो बहुत टेक्निकल है, जाने दो इस बात को। लास्ट में मैंने लिख के रखा था वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स ऑलवेज सी एज। ये भी मैं बहुत बार भूलता था कि भाई सीनियर है कि नहीं, सिटीजन है कि नहीं, मैं देखता ही नहीं था और टैक्स कैलकुलेट कर देता था। तो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कि भाई जब भी आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो एज तो देखो ही देखो। अब मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट, एक बोनस पॉइंट जो मैं हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको देता हूँ वो मैं इसमें भी दूंगा कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे VSI में। फिर से एक डिस्क्लेमर कि भाई ये वो क्वेश्चन है जो मैंने ऑलमोस्ट देखे हुए हैं पहले भी, उसके बाद मैं उसको मॉक टेस्ट में अटेंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको मार्क्स ज़्यादा लग रहे हो, कम लग रहे हो, तो वो बेसिकली मैंने क्वेश्चन पहले देखे हुए, उसको भी मैं वापस एक बार मॉक टेस्ट में कर रहा हूँ। सो पहली मॉक टेस्ट जो मैंने अल्टरनेट वीकेंड पे दी थी, जिसमें मेरे सिर्फ शायद ए कैटेगरी के चैप्टर्स जो थे वो हो पाए थे, वो उसमें मेरे सबसे पहले मॉक टेस्ट में 44 मार्क्स आए थे। सो सेकंड मॉक टेस्ट में मेरे 60 मार्क्स आए थे, थर्ड मॉक टेस्ट में मेरे 72 मार्क्स आए थे, एंड लास्ट मॉक टेस्ट में मेरे 80 मार्क्स, लास्ट मॉक टेस्ट मतलब क्या ICAI वाले एग्जाम में मेरे 80 मार्क्स आए थे। सो ये प्रोग्रेसिव बेसिस पे बढ़ता गया। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने जो मेरा 2.5 दिन थे, क्योंकि इस बार हमारा दिवाली का एक ब्रेक मिल गया था बीच में DT में, तो वो जो 2.5 डेज़ ऑफ एग्ज़ाम थे वो मैंने कैसे प्लान किए थे, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अपने 1.5 डेज़ के लिए। सो मैंने ये प्लान किया था कि मेरे जो जिस दिन मैं अपना SCMP नहीं इकोलॉ का एग्ज़ाम दे के आऊँगा, उस दिन के रात तक मुझे अपना जो नोट्स है, जो मेरे अतुल अग्रवाल के नोट्स है, वो मेरे को टिल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट तक, मतलब आप स्टार्टिंग से देख लो चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ तक आता है। मेरे ख्याल से 13th चैप्टर था मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है, तो वो नोट्स टिल 13 चैप्टर मुझे कंप्लीट कर लेना है। फिर सेकंड डे में इवनिंग तक, मतलब 6 या 8 बजे तक, 6 बजे तक मोस्टली नोट्स टिल होल DT, मतलब मैं जो DT वाले जो नोट्स है वो सारे खत्म कर देना है एक दिन में, आप मान सकते हो। मतलब वो 24 घंटे मान लेंगे ना कि हम इकोलॉ के एग्जाम से आए 6 बजे और वहाँ के नेक्स्ट 6 बजे तक मुझे पूरा DT खत्म कर देना है, DT के सारे नोट्स खत्म कर देने हैं। सिर्फ नोट्स, हाँ मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नोट्स पढ़ के से, और उसी दिन के एंड ऑफ द डे तक, मतलब सेकंड के एंड ऑफ द डे तक मुझे इंटरनेशनल टैक्स के नोट्स खत्म कर देने हैं, क्योंकि वो छोटे नोट्स होते हैं, मतलब 6 घंटे 5-6 घंटे के नोट्स होते हैं वो, तो वो नोट्स पढ़ के मुझे खत्म कर देने हैं। नाउ थर्ड डे पे बात करूँ, थर्ड डे पे मुझे नून तक, मतलब मेरे नून तक मतलब दोपहर तक मुझे रिवाइज करना है TDS TCS टू इनकम टैक्स। मतलब मेरे को वापस से TDS TCS से लेके, TDS TCS मेरे ख्याल से 15th चैप्टर होता था, TDS TCS से लेके, नोट्स की बात कर रहा हूँ, TDS TCS से लेके वापस से मुझे इनकम टैक्स तक रिवाइज करना है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था ये मैंने कम रिवाइज किया हुआ था मेरे पिछले रिवीजन्स में। कि मैंने जो बोला ना आपको कि मैं A कैटेगरी कर रहा था, तो A कैटेगरी में TDS TCS मैंने छोड़ के रखा था, बाकी सारा A कैटेगरी मैंने DT वाला कर लिया था। तो TDS TCS, और ये मैं थोड़ा वीक था इन पोर्शंस में, TDS TCS से लेके जो IT वाला पोर्शन था पूरा, TDS TCS से लेके पूरा जो DT वाला पोर्शन था प्लस पूरा IT वाला पोर्शन था, वो मुझे नून तक वापस से एक और बार रिवाइज करना था नोट्स के थ्रू। फिर ये नून तक हो जाए, मतलब दोपहर तक हो जाए ये 2-3 बजे तक, उसके बाद मुझे पूरे दिन तक, मतलब एंड ऑफ द डे तक, थर्ड एंड ऑफ द डे तक मुझे करना था। सबसे पहले करना था मुझे टिक्ड क्वेश्चंस, जो मैंने टिक किए क्वेश्चंस, बहुत कम टिक क्वेश्चंस मैंने रखे थे। आपको DT में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको क्वेश्चंस बहुत कम रखने DT में, मैक्सिमम 5-10 क्वेश्चन रखना। मेरा तो फिर भी 2 दिन थे मेरे पास, मैंने भी मैक्सिमम शायद 10 क्वेश्चन रखे थे DT और IDT में, अलग अलग, DT में 10 क्वेश्चन, IDT में 10 क्वेश्चन। तो पहले मेरे को टिक क्वेश्चन करने, जो मैंने ICAI मॉड्यूल में टिक किए, प्लस क्वेश्चन बैंक में जो मैंने टिक किए वो क्वेश्चन करने, प्लस जो भी मैंने अलग कहीं और क्वेश्चन को टिक किया तो वो करना है। सेकंड मुझे
एक्स्ट्रा कंटेंट मतलब क्या, जो मैंने लास्ट में जो ये चिपका रखे थे ना, वो केस लॉस चिपका रखे थे, जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया, लास्ट में मैंने चिपका रखे थे केस लॉस चिपका रखे थे, पेनल्टीज़ के वो चार्ट्स चिपका रखे थे। तो वो जो मैंने लास्ट में जो एक्स्ट्रा कंटेंट लगा के रखा था वो मुझे देखना था, थर्ड के एंड ऑफ द डे था। फोर्थ जब एग्जाम वाला दिन आया तब उसके जब तक मैं ICA के एग्जाम में पहुंचूँ उससे पहले मुझे LDR देख लेना था। LDR मतलब ये सारे नोट्स, MCQ पॉइंट्स, MCQ ट्रिकी पॉइंट्स, जो भी यश खंडेलवाल के ट्रिकी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मुझे एक बार गो थ्रू कर लेने थे, LDR वाले। ठीक है, सेकंड अगर इसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो मुझे स्कीम कर लेना था वापस से TDS TCS वाले नोट्स से लेके IT वाला पार्ट। ये आप देख सकते हो मैं तीसरी बार रिवाइज कर रहा हूँ उसी 2.5 डेज में, क्योंकि मैं इतना वीक, मतलब इतना मैं अनकॉन्फिडेंट था, या फिर नॉट कॉन्फिडेंट, जो भी बोलते हैं यार, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं TDS TCS से लेके IT वाला पार्ट मुझे वापस से एक बार स्कीम थ्रू करना था एग्ज़ाम डे पे, और अगर फिर भी टाइम मिल जाए तो वापस से एक और बार LDR वाला देख लेना था। तो ये बेसिकली दिस वाज माय ओवरव्यू ऑफ 2.5 डेज जो मैंने DT के कैसे प्लान किए थे। ये मैं ऑफिस, हाँ एक और चीज़ ये मैं लिख के रखता था, ये मैंने कहीं और कोई सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी में बताया नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने हर एक मतलब टाइम वाइज हर एक सब्जेक्ट वाइज मैंने लिख लिया था, ताकि आई एम वेरी क्लियर, मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई हड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि भाई ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये मैंने टेस्ट करके देखा था, तभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरा इतने में हो जाना चाहिए, इतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पहले हो गया था इतने में। ये मैंने एक बार एग्जाम से पहले टेस्ट कर लिया था। अब हम बात करते हैं MCQ के बारे में। तो MCQ के लिए एज सच मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। सो व्हाट आई डिड इज़, जो MCQ का ICA का वो था अपने पास पूरा, वो जो उनका होता है कंपाइलर MCQ का केस सिनेरियो का, वो मैंने लिया, उसको खुद से सॉल्व नहीं किया। उसका मैंने कोई वीडियो देख लिया, सपोज यश खंडेलवाल का है, जो भी जिसने भी अपलोड करके रखा है उसका मैंने वीडियो देख लिया, साथ साथ में उसको घुमा लिया। तो वहाँ पर मुझे कोई ट्रिकी पॉइंट लगा कि अगर वो मैं पहली बार देखता और मुझे नहीं आता तो वो मैंने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख लिया। दैट वॉज द थिंग दैट आई डिड फॉर MCQ। उससे ज़्यादा मैंने कभी MCQ के लिए मेहनत किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करी है। इसमें मैंने ऑब्वियसली ये जो थे रोहित चिप्पड़, हेमंत सोमानी, उन सब ने MCQ के कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे। हर एक MCQ क्या पॉइंट से किस पॉइंट पे वो MCQ बना हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आपको PDF मिल जाएगा ये। तो वो मैंने टिक करके रखा था, उसमें कुछ अगर मेरे को कोई ट्रिकी पॉइंट मिल गया तो वहाँ पे भी मैंने टिक मार के रखा था। तो ये चीज़ें थी जो मैंने MCQ के लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आप मान सकते करी थी, बाकी तो मैंने जो किया था वही MCQ के लिए भी सफिशिएंट था। बट ये कुछ चीज़ें होती है ना MCQ में, कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब कुछ नया मतलब कॉन्सेप्ट जो जिस पे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, वो क्वेश्चंस आपके MCQ में कभी कभी आ जाते हैं जो आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देते हैं। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है MCQ से तो, लेकिन खुद से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। इससे अच्छा जो फैकल्टीज़ ने खुद से किया हुआ है और वो खुद ट्रिकी पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, तो उससे ज़्यादा बेटर क्या ही हो सकता है। तो मैंने वो लेवरेज किया और अपना टाइम बचाया MCQs ना सॉल्व करके, सिर्फ उसको देख के कि हाँ मेरे ख्याल से ये सही है, ये मैं अगर ऐसा आता तो मैं ऐसा ही करता, अगर नहीं करता तो मैं टिक कर लेता उसको। इसमें अगर मैं आपको 15 मिनट्स 3 आवर्स प्लानिंग अगर आपको जानना है, वो आप मेरे सर्टिफाइड कॉपीज़ वाला वीडियो है जो मैंने इससे पहले डाल के रखा है, अगर आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 15 मिनट्स और 3 आवर्स की प्लानिंग कैसे करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। 15 मिनट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको सीक्वेंस पीछे से चलना है, आपको अपना सीक्वेंस पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, क्वेश्चन 1 पढ़ना ही नहीं है। सो दैट दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई हैव सेड इन दैट सर्टिफाइड कॉपीज़ वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। सो दिस वॉज माई ऑल स्ट्रैटेजी फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज वीडियो में अगर इससे कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं वो और डिटेल हर सब्जेक्ट में ऐड करने की कोशिश करूं। और जाते जाते जो एक बोनस सीक्रेट मुझे आपको बताना था वो ये था कि आपने जो भी इस वीडियो में सुना है वो मेरी स्ट्रैटेजी है। दैट स्ट्रैटेजी वर्क फॉर मी। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। हाँ ठीक है, मैं बहुत ऐसे बड़ी बातें कर रहा हूँ, आइडियल बातें कर रहा हूँ, बट बिलीव मी, जब मैं MDP हमारा जो था ICA का, जहाँ पे सारे रैंकर्स मिले थे मुझे CA फाइनल के, मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सारे के सारे रैंकर्स डाइवर्स थे। दे वर डाइवर्स। बाय डाइवर्स आई मीन कि सब अलग थे, सब टाइप के रैंकर थे। मतलब वो रैंकर्स थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी 3 महीने की करी है, जैसे कि मैं। एक वो रैंकर्स थे जिन्होंने 1 साल की सेल्फ स्टडी करी है। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने लेक्चर्स 400 घंटे के देखे। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने लेक्चर्स देखे ही नहीं है। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने पढ़ना बहुत पहले शुरू कर दिया है। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने पढ़ना बहुत लेट शुरू किया था। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। वो रैंकर्स भी थे जिनके 10 बार रिविजन हो चुके थे। वो रैंकर्स भी थे जिनके 2 बार रिवीजन हो चुके थे। वो रैंकर्स थे जिन्होंने मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई वैसी फॉलो करी थी। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा किया था।
सो द थिंग इज, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी विच आई टोल्ड यू इज नॉट द ओनली वे टू गेट थ्रू इट। जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी भी आपके काम आ सकती है, बट द थिंग इज, द ओनली थिंग कॉमन अमॉन्ग ऑल रैंकर्स वाज दे वर कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग दैट दे डिड। उन्होंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे, वो लोग कंसिस्टेंटली दे वर मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर गोल। सो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं मैंने ये बोल दिया तो जैसे पत्थर की लकीर कि ऐसा ही होता है और ये नहीं किया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मैंने जो बोला है वही उसी हिसाब से रैंक आती है। बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दे ही दिया उसके बारे में। सो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत होइएगा अगर आप इससे कुछ इससे बिल्कुल अपोजिट स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इज दैट यू आर कंसिस्टेंट। आपने जो न्यूएंसेस होते हैं, मतलब बेसिकली जो बेस होता है किसी भी पढ़ाई का, वो अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, सो दैट्स ऑल। फील मोटिवेटेड। ये यार द थिंग इज़, वो 10% में आने के लिए ना यही चाहिए होता है। आपको हर दिन पढ़ाई करनी पड़ती है, भले कुछ भी हो जाए। नो वन वुड आस्क ऑन योर रिजल्ट कि यार तूने कितनी मेहनत करी थी या तूने क्या किया था। सब आपका सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। तो ये लाइन दिमाग में रख के आप you can work towards your goal and achieve success in CA exams. All the best guys. कोई भी अगर और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप बेझिझक कमेंट्स पे लिख सकते हैं and I would definitely make a video on that topic. बस दुआ में रखना। Thank you. Bye bye.